नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज फर्स्ट चल रही थी और सीरीज फर्स्ट का पार्ट 5 तक हम पहुंच गए थे और आज सीरीज फर्स्ट का पार्ट 6 हम अपलोड करने जा रहे हैं और 6 पार्ट में हम देखेंगे इन 5 क्वेश्चनों के बारे में अच्छे से, ठीक है ना। और इसमें से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैंने पार्ट 5 में 2 प्रश्न दिए थे, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने उसके आंसर दिए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके कि कुछ बच्चों को इसके आंसर आते हैं। जैसे मैंने एक तो दिया था निपमेड की जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ठीक है, और दूसरा निपमेड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो मैं बता दूं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, यह है चेन्नई। आप सबको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में एक एक नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं निपेड की, तो NIEPID नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद को अब बोलते हैं, सिकंदराबाद को ही हैदराबाद बोला जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये दोनों जो इंस्टीट्यूट का मुख्यालय है मेन, वो कहाँ है, साउथ इंडिया में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और आप लोगों को ये जो मैं 5 प्रश्न आपको पढ़ के बता रहा हूं अभी, ये सीरीज फर्स्ट के पार्ट 6 के प्रश्न हैं, तो इन सभी को आपको पढ़ना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको आपके इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पेपरों में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, तो इसीलिए आप इन प्रश्नों को बिल्कुल कंठस्थ याद कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको इनको समझा देता हूँ, आप घर पे जाके इनको रीड कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं बताऊं कि जो अथवा में प्रश्न आते हैं, जैसे मान के चलो 2 में से 1 करने होते हैं, तो जो अथवा वाले प्रश्न हैं वो सब आपको इन्हीं में से देखने को मिलते हैं। जैसे एक होता है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, ये क्या है, इसको विस्तार से समझाइए, तो ये अथवा में पूछ लेता है। एक होता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, तो शीघ्र पहचान एवं कार्यक्रम, ये क्या होता है, इसके बारे में जानकारी, ठीक है ना। ये 7 से 10 नंबर के प्रश्नों में आता है। एक होता है स्क्रीनिंग और असेसमेंट, स्क्रीन का मतलब होता है छटनी करना और असेसमेंट का मतलब होता है आपका अवलोकन, ठीक है ना, या आकलन करना, तो ये होता है। तो ये प्रश्न पूछ लेता है। कभी कभी RPWD एक्ट जो अधिनियम 2016 के अनुसार किस प्रकार की डिसेबिलिटी, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कभी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट बात करेंगे हम, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, शीघ्र पहचान के मॉडल कौन कौन से थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। तो मैं जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें, जिससे कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने से आप जैसे ना जाने कितने बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी, जो कि किसी कारणवश कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं या फिर अपनी आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वो रूम लेके नहीं रह सकते, ठीक है। तो इन सभी के सहयोग के लिए आप लोग इस वीडियो को एक बार, ये पूरा जो पार्ट सीरीज फर्स्ट की वीडियो है, प्लेलिस्ट को आप अपने स्टेटस पे लगाइए, आप अपने ग्रुप्स में भेजिए, जिससे कि इसकी जानकारी सभी को मिले कि अब आप लोगों के लिए स्पेशल फील्ड के लिए जो आप लोगों का द्वार है वो ऑनलाइन, जैसे कि हर एक कोई भी कोर्स हो, ठीक है, तो सभी कोर्सों के बारे में जानकारी सब लोग दे देते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, ठीक है ना, या फिर कोई अपने एप्स पर कोई, ठीक है। लेकिन यहाँ आप लोगों को स्पेशल फील्ड की जानकारी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मिल रही है। और आपको यूट्यूब चैनल का नाम जैसे कि पता होगा, RJ11 सर मथुरा, RJ11 SARMATHURA सर मथुरा, ठीक है ना। RJ11 सर मथुरा पर जैसे ही जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा D.ED स्पेशल एजुकेशन, इस तरीके से ये प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में ये वाली जो पार्ट सीरीज फर्स्ट की जो वीडियो है वो आपको
मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनके बारे में ध्यान रखना है थोड़ा सा। और चलिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका जो पहला प्रश्न है एएसडी के, एएसडी क्या है इसके बारे में जानकारी। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एएसडी की फुल फॉर्म के बारे में कि एएसडी क्या होती है। और जैसे कि पिछला प्रश्न था कल का, मैंने उसके बारे में बता दिया है आपको जानकारी कि जो मुख्यालय है वो मुख्यालय दोनों के कहाँ है। ठीक है ना। और बाकी का हम विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बात करूंगा एएसडी के बारे में। ठीक है, तो एएसडी को बोलते हैं ऑटिज्म, एस फॉर स्पेक्ट्रम और डी फॉर डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटिज्म का मतलब होता है स्वलीन तरंग या विकिरण, डिसऑर्डर का मतलब विकार। ठीक है ना। तो इसको संयुक्त रूप से बोलते हैं स्वलीन विकिरण विकार क्या है या स्वलीन तरंग विकार क्या है। ठीक है, इसको विस्तार से समझाना है। तो इसको आपको मैं बता दूं कि जो स्वलीन शब्द है, ठीक है ना, ये जो ऑटिज्म है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है ओटस, इससे लिया गया है। और इसका अर्थ होता है अपने आप में खोया हुआ रहना। ठीक है ना, इसका अर्थ क्या होता है ओटस का, अपने आप में खोया हुआ रहना। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि ओटस शब्द, ऑटिज्म किस भाषा के शब्द से बना हुआ है, तो ग्रीक भाषा के से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ओटस से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, अपने आप में खोया हुआ रहना। ठीक है ना, तो इसके बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, इसके एक विद्वान हुए थे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें मुख्यतः आपको 3 चीज याद रखनी है। ठीक है ना, ऐसे बच्चे होते हैं, पहली बात तो ये जो बीमारी पाई जाती है, ठीक है, ये जो बीमारी पाई जाती है और इसका पता लगभग 3 वर्ष में पता चल जाता है। इस बीमारी का पता कब चल जाता है, लगभग 3 वर्ष में पता चल जाता है कि कोई बच्चा ऑटिज्म है या नहीं है। ठीक है, और हम बात करते हैं इसके जो मुख्य मतलब इसका ये अगर कोई बच्चा ऑटिज्म है, ठीक है, ऑटिस्टिक है, तो उस ऑटिस्ट बच्चे के जो लक्षण होंगे वो लक्षण कैसे पता लगाएंगे हम कि वो बच्चा ऑटिस्ट है। तो उसके लिए हमें उसके लक्षणों का पता होना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि वो बच्चा एक तो व्यावहारिक, ठीक है, एक सामाजिक, ठीक है, व्यावहारिक हो गया, सामाजिक और एक शारीरिक। व्यावहारिक, सामाजिक और शारीरिक, इन 3 अवस्थाओं में क्या है, सही से व्यवहार नहीं कर पाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आंख व्यावहारिक अगर रूप से हम देखें उसको, तो वो आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। और सामाजिक की बात करें हम, ठीक है ना, तो सामाजिक में ये है कि वो मतलब भीड़ में रहना पसंद नहीं करेगा, एकांत में जाना पसंद करेगा। शारीरिक रूप से कहें तो वो अपने हाथ में कोई भी चीज है, निर्जीव वस्तुओं से उससे लगाव हो जाता है। जैसे पेन है तो पेन को घुमाता ही रहेगा, उससे कोई कुछ कहेगा तो वो क्या है होता है, वो थोड़ा सा हाइपर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, ठीक है, उन बच्चों को क्या बोला जाता है, उन बच्चों को ऑटिस्टिक का शिकार बोला जाता है। ऑटिस्टिक के शिकार होते हैं वो बच्चे। ठीक है ना। और ऑटिज्म में एक कहानी याद आई मुझे कि 1801 की बात है, 1801 ईस्वी की बात है। ठीक है ना, सन 1801 में एक विद्वान हुए थे, जीन इटाई या जीन इटार्ड। ठीक है ना, जीन इटार्ड विद्वान थे। इन्होंने क्या किया था कि एक जंगल में एक ऐसा बच्चा था जो बोलना नहीं जानता था। ठीक है, और वो क्या है, जब उसे भूख प्यास लगती थी वो मतलब अकेला रहता था। तो एक्चुअल में क्या है, वो बच्चा जब उसे भूख लगती प्यास लगती तो वो वस्तुओं को खींचता था। ठीक है ना, वो खींचता था। तो उस
व्यक्ति के बारे में जीन इटार्डी ने सोचा कि इस बच्चे को लाया गया है, इसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाए, क्या पता ये ठीक हो जाए। ठीक है, तो उस बच्चे को लाया गया। उस बच्चे को ये प्रयास करवाया गया घर पे लाने के बाद में कि कैसे भी करके ये व्यवहारिक ज्ञान इसको हो जाए और ये अच्छे से अपना काम कर ले। तो इस कैटेगरी में इसको रखा गया, बार बार इसको प्रयास करवाया गया, इसको मतलब बार बार एक ही चीज को सिखाया गया, जैसे खाना कैसे खाते हैं, ठीक है ना, बार बार एक ही प्रयास को किया गया। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो बच्चा था, ये बच्चा तब भी क्या है हाइपर हो जाता था और मतलब वस्तुओं को खींचने लगता था, छुड़ाने लगता था एक तरीके से। तो ये सब बातें क्या है जीन इटार्डी ने देखी। तो बाद में फिर उस बच्चे का जब चेकअप करवाया था, क्योंकि उसे साइन लैंग्वेज में भी वस्तुओं को प्रयास सिखाने का किया था कि कुछ सीखे, किसी भी तरीके से सांकेतिक भाषा में सीखे, लेकिन वो बच्चा क्या है नहीं सीखा था, नहीं सीखा था। तो बाद में जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि वो बच्चा कैसा था, मानसिक मंद था, मतलब उसका जो आईक्यू लेवल था वो औरों की अपेक्षा कम था। ठीक है, आईक्यू लेवल क्या था उसका, कम था। तो इस तरीके से क्या है जीन इटार्ड जी थे, जीन इटार्ड जी ने ये देखा कि जो बच्चा था, एएसडी वाला जो बच्चा था, एएसडी वाला बच्चा किस तरीके से एएसडी वाला जो बच्चा हम जिसकी छटनी कर रहे थे वो मेन रूप से एएसडी नहीं था। वो कौन सा, वो बच्चा कौन था, वो बच्चा था आपका मानसिक मंद बच्चा था। ठीक है, और इसी कड़ी में हम जब आगे चलते हैं तो हम पढ़ेंगे एएसडी जो ऑटिज्म है, ऑटिज्म के जो प्रकार होते हैं, ऑटिज्म के प्रकार कौन कौन से होते हैं, स्वलीनता के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और स्वलीनता, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्वलीनता के बारे में जैसे मैंने बताया था कि स्वलीनता एक विकार है, एक विकार है जो कि शरीर में जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो तरंगें होती हैं, उनमें किसी कारणवश कोई कमी या हानि होती है तो उसके कारण व्यक्ति स्वलीन होता है। और ये ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि ओटस से मिलकर के बना है। ठीक है, और ओटस का अर्थ होता है अपने आप में खोए रहना। ठीक है, तो यहाँ पे उसके ऑटिज्म की परिभाषा बनती है कि ऐसे बच्चे जो अपने आप में सेल्फ खोए रहते हैं। ठीक है ना, इन बच्चों को क्या बोला जाता है, इन बच्चों को बोला जाता है बेटा ऑटिज्म ऑटिज्म प्रकार के बच्चे बोला जाता है। ठीक है ना, और एक अमेरिकी विकलांगता जन अधिनियम के अनुसार एक डेफिनेशन आई थी। ठीक है, क्या, अमेरिकन विकलांग जन अधिनियम के अंतर्गत एक वो आई थी डेफिनेशन, और उसमें कहा था कि स्वलीनता एक विकासात्मक अवस्था है, मतलब विकास तो करता है बच्चा, ठीक है, विकासात्मक अवस्था है, लेकिन जिसमें वो व्यवहारिक, सामाजिक और शारीरिक विकास उसका अवरुद्ध हो जाता है या रुक जाता है किसी कारणवश। तो इस अवस्था को, ठीक है, या फिर इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, इस व्यवस्था को ऑटिज्म बोला जाता है। ठीक है, और ऑटिज्म के जो लक्षण होते हैं मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऑटिज्म के लक्षणों में ये बताया था मैंने, व्यवहारिक जो समस्याएं होती हैं, सामाजिक रूप से हो, संचार की हो या शारीरिक रूप से हो, तो इन समस्याओं के बारे में जानना भी जरूरी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि देखो किस किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे मैं बताऊं आपको। ठीक है, सामाजिक समस्या की बात करें तो जैसे बच्चा अपना नाम नहीं बता पाएगा, ठीक है ना, वो समाज से अलग व्यवहार प्रदर्शित करेगा, वो एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पाएगा, तो ये क्या है सामाजिक व्यवहार होते हैं। ठीक है ना, और मेन बात ये है कि वो भीड़ में क्या है ज्यादा भीड़ पसंद नहीं करता, उत्तेजित होता है। तो इस तरीके के जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, संचार एवं संप्रेषण जो समस्या होती है उनकी। ठीक है, जो दूसरा कारण है कि जो बच्चा है वो उसके ऐसे कौन कौन से और लक्षण हो सकते हैं जिनसे हम उनकी पहचान कर सकें। तो बच्चा ठीक से वाद विवाद नहीं कर सकता, बातचीत नहीं कर सकता हमसे, ठीक है ना, वो संकेतों द्वारा वस्तुओं को मांगता है, लेकिन वस्तुओं को मांगने के साथ में अगर उस टाइम नहीं तो उसे छीनने का प्रयास करता है। ठीक है, और उस बच्चे के हाव भाव होते हैं वो अलग होते हैं चेहरे से, बिल्कुल वो अपने विचारों को स्पष्ट नहीं कर पाता है, उसे भूलने की समस्या होती है, ऐसी बहुत सारे वो होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे बातें करते हुए वो नजरें चुरा लेता है, ठीक है, और हाथों को अनावश्यक रूप से घुमाता रहता है, जैसे पेन है तो पेन को ये करता रहेगा, ठीक है, पागलों की तरह करता रहेगा। ठीक है, पंजों के बल चलेगा, निर्जीव वस्तुओं से उसे लगाव हो जाएगा कि नहीं यही, जैसे किसी बच्चे को कोई गुड़िया को हकीकत मान लेता है, सजीवता का गुण बोलते हैं जैसे साइकोलॉजी में।
तो वो क्या करते हैं, वो उसको परफेक्ट मान लेते हैं और उसी से अपना सब कुछ मान करके उसी से करते रहते हैं, उसी से बात करते रहते हैं, उसमें चिड़चिड़ापन पाया जाता है। तो ये सारी समस्या होती है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं आगे, आपके जो एएसडी के प्रकार हैं वो प्रकार कौन कौन से हैं। तो मैं बता दूं, मुख्य रूप से एएसडी को 5 भागों में बांटा गया और वो 5 भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, आपको यदि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं तो ध्यान आपका इधर उधर चला जाता, तो एक बार आप वीडियो को वापस से रिटर्न करके देख सकते हैं, जिससे तुम्हें कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके जो भाग हैं उन 5 भागों की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका पहला भाग है एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम, ठीक है। दूसरा है आपका, ठीक है, दूसरा है आपका क्लासिक सिंड्रोम। तीसरा है आपका रेट्स सिंड्रोम। चौथा है आपका परसेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। एक है आपका पांचवा लास्ट, चाइल्डहुड डाइजेंटिग्रेटिव डिसऑर्डर। इसको बोलते हैं शॉर्ट में सीडीडी, इसको बोलते हैं पीडीडी, ठीक है ना। और बाकी सब नॉर्मल नाम है जैसे कि आप जानते हो, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले, मैंने बताया था आपको इनके प्रकारों के बारे में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से ये जो बच्चे होते हैं, ठीक है। जैसे एस्पर्जर सिंड्रोम की अगर हम बात करें, तो एस्पर्जर सिंड्रोम में जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू नॉर्मल बच्चों की तरह होता है, ठीक है। क्या होता है, आईक्यू नॉर्मल होता है। लेकिन इनमें समस्या क्या होती है, ये बच्चे एक बात को बार बार दोहराते हैं, ठीक है ना, और ये अकेलेपन में रहना पसंद करते हैं अधिकांशतः इन बच्चों में, ठीक है। तो ये आपको छोटी मोटी बात तो ध्यान में रखनी होती है। सामान्य बच्चों की अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो इसका जो आईक्यू होता है वो 80 से ऊपर होता है। जिनकी तो बुद्धि लब्धि होती है वो क्या होती है, 80 से ऊपर होती है, ठीक है। और ये बच्चे ठीक रूप से संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, ठीक रूप से संप्रेषण नहीं कर पाते हैं। और अब हम बात करें जैसे क्लासिकल सिंड्रोम, तो क्लासिकल सिंड्रोम की बात करें तो ऐसे बच्चों क्या होते हैं, ये बच्चे धीमी गति से कार्य करते हैं, धीमी गति से कार्य करते हैं या धीमी गति से बोलना सीखते हैं। ये सामान्य की तुलना में इनका आईक्यू होता है वो सामान्य से कम पाया जाता है, ठीक है। रेट सिंड्रोम की बात करें तो ये लड़कियों में अधिक देखने को मिलती है। ये जो समस्या है, ये रेट सिंड्रोम लड़कियों में अधिक देखने को मिलती है, लड़कियों में अधिक। और इससे जो लड़कियों की लिखावट संबंधी जो विशेषताएं होती हैं, ठीक है, लिखावट संबंधी जो गतिविधियां होती हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। एक होता है बेटा परसेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। क्या होता है, परसेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। तो इसके बारे में अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊं, ठीक है, हाँ, तो इसमें मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊं तो इसके जो लक्षण होते हैं, परसेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर के जो लक्षण होते हैं वो लगभग जो पहला वाला है एस्पर्जर सिंड्रोम, इसी के अकॉर्डिंग होते हैं लगभग, ठीक है। और इसमें जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक संचार होता है,
सामाजिक संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन ठीक से नहीं बिठा पाते हैं अपना, ठीक है, और कम्युनिकेशन ना बिठाने के चक्कर में वो बच्चे क्या है अपनी बात को सामने नहीं रख पाते हैं और सामाजिक संचार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ये जो बच्चे होते हैं, ये ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा सा कम लेवल के होते हैं। ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं, स्वलीन जो बच्चे होते हैं, उनसे थोड़ा सा निम्न लेवल के पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें लास्ट आपका जो है चाइल्डहुड डाइजेंटिग्रेटिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ये जो सबसे दुर्लभ प्रकार की, जो मैंने भाग 5 है, ठीक है ना, वो क्या है सबसे दुर्लभ प्रकार की एएसडी का पार्ट है, ठीक है ना, जिसमें क्या है वो बच्चे की जो 4 वर्ष की उम्र में लगभग देखने को मिलता है। और उसमें बच्चे की जो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा चाइल्डहुड डाइजेंटिग्रेटिव डिसऑर्डर। तो चाइल्डहुड डाइजेंटिग्रेटिव डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे पहली बात तो गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या क्यों है? क्योंकि 4 वर्ष की अवस्था में हमें देखने को मिलता है कि बच्चे का जो भाषा विकास है वो पूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है, और उसी भाषा विकास के साथ ही वो बच्चा क्या है अपने सारे कार्य करता रहता है, ठीक है ना। और वो बच्चा क्या है उसके भाषा का विकास कंप्लीट तरीके से ना हो पाने के कारण वो अपना क्या है जो स्किल होता है, कौशल होता है, उसको वो खो देता है। तो इस तरीके से ये जो एएसडी का पार्ट है ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसके मुख्य 5 प्रकार थे, 1 2 3 4 5, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा। बाकी आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एएसडी क्या है, एएसडी के 5 प्रकार कौन कौन से हो। तो क्लासिकल सिंड्रोम, एस्पर्जर सिंड्रोम, रेट सिंड्रोम, परसिस्टिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर और चाइल्डहुड डाइजेंटिग्रेटिव डिसऑर्डर, ये मुख्य 5 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। और इसके अगर पूछ ले कि रोकथाम क्या है या फिर इसके जो कारण क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं कि दिव्यांगता के कारण एवं रोकथाम पर चर्चा की, तो वो कारण जो मैंने बताए थे आपको जन्म से पूर्व के, जन्म के समय के, जन्म के बाद के जो कारण होते हैं, जो कि आपको शायद मुझे पता है पार्ट 2 में मैंने करा दिए थे, तो वही आपको सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको खूब अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी नोट्स आपको मिले होंगे। यदि किसी बच्चे को ऐसा है, कोई बच्चा जिसको नोट्स ना मिले हो, तो वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करे, मैं पर्सनली उसे नोट्स भेज दूंगा, जिससे कि उसकी भी पढ़ाई निरंतर चलती रहे। तो उसमें से यह है कि अपने टॉपिक कंप्लीटली देखता रहे। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका अगला जो प्रश्न है आपको पता होगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेपण, ठीक है, क्या है इसके बारे में मुझे बताना है। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने क्वेश्चन 17 इंग्लिश में लिखा था, तो वो लिखा था मैंने अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। तो यहाँ पे आपको पता, जैसे कि शब्द से पता चल रहा होगा कि शीघ्र पहचान, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी बच्चों को जब पता नहीं होता है तो वो बच्चे क्या करते हैं, शीघ्र पहचान कोई बीमारी का नाम समझ लेते हैं, ठीक है, हस्तक्षेपण कोई और ऐसी टर्म समझ लेते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, ठीक है। कब एक बार एक पेपर में एक प्रश्न आया था कि स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है, ठीक है, 2 नंबर के प्रश्न में आया था। जबकि ये बीमारी का सा नाम लग रहा है लेकिन बीमारी का नाम नहीं है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें यदि किसी बच्चे को कुछ, जैसे बोलते हैं ना, कभी कुछ शब्द आ रहे हो लेकिन अगर हम उसे थोड़ा सा सहारा दे दें, ठीक है, सहारा देने पर क्या है वो बच्चा और आगे गति कर जाए और ज्यादा सीख जाए। तो इस तरीके, जैसे मान के चलो कभी कभी टीचर क्लास में क्वेश्चन पूछता है लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें शुरुआत से नहीं आ रहा, कोई शुरुआत से हमें थोड़ा सा बता दे, ठीक है, हमें याद है पर मतलब थोड़ा सा शुरुआत से हम भूल रहे हैं, तो शुरुआत से अगर कोई थोड़ा सा भी बता दे, हिंट दे दे उसे, तो वो पूरा बता देता है, पूरा एक पेज। तो इसका दूसरे शब्दों में स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है पहाड़ या मचान, पहाड़ या मचान, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है, मतलब सहारा देना, एक तरीके से सहारा देना। यदि कोई बच्चा विकास कर रहा है, उसके विकास में थोड़ा बहुत अवरोध आता है, तो उसमें अगर थोड़ा सा सहारा कर देंगे तो वो पूर्ण विकास हो जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। ये पेपर में आया हुआ था,
ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शीघ्र पहचान के बारे में। ठीक है, तो शीघ्र का मतलब होता है जल्दी, जैसे कि आपको पता है, और पहचान का मतलब होता है कि पहचान करना। ठीक है, और शीघ्र पहचान का मतलब यही है कि जो बच्चे होते हैं, जैसे आपको पता है कि जब हमें बुखार या फिर कोई बीमारी छोटी मोटी होती है, तो हम अगर उसका जल्दी पता लगा लेते हैं तो हम छोटी मोटी दवाइयां गोलियां खा करके और उससे ठीक हो जाते हैं। यदि हम उस टाइम पे आलस्य करते हैं और आलस्य के कारण हम कुछ दवाइयां वगैरह नहीं खा पाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे फिर हम आलस्य करते हैं, फिर और आगे चलो कर ले लेंगे, ऐसे करके हम 10-15 दिन निकाल देते हैं, तो फिर बाद में वही जो छोटी बीमारी होती है वो बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। तो वो ठीक हो ना हो कोई पता नहीं है। ठीक है, कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या है, शीघ्र पहचान करने की जरूरत है। शीघ्र पहचान का मतलब होता है कि जल्दी से जल्दी बच्चे की जो दिव्यांगता होती है उसके कारण का पता लगाना। ठीक है, और शीघ्र पहचान करने की जो एज होती है उस एज को बोलते हैं क्रांतिकाल। क्या बोलते हैं? क्रांति काल, क्रिटिकल टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टाइम पीरियड, क्रिटिकल टाइम पीरियड। ठीक है ना, इस तरीके से बोला जाता है ऐसे। और इसकी जो अवस्था होती है वो होती है बेटा जन्म से 5 वर्ष। जन्म से 5 वर्ष शुरुआती ऐसी एज होती है जिस टाइम पे बच्चे में जो होने वाला जो रोग होता है उसके बारे में सब कुछ पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि 5 वर्ष की एज में बच्चे का जो पूर्ण विकास होता है वो लगभग हो चुका होता है, उसके ब्रेन का, उसके हृदय का, उसके सुनने की क्षमता का, उसके संचार का। ठीक है ना, तो इसीलिए और आजकल ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है कि बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद भी हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा सुन सकता है नहीं सुन सकता है, चाहे वो बोलना जाने या ना जाने। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि क्रांति काल बोलते हैं, और उस क्रांति काल में बच्चे में जो दिव्यांगता होती है या फिर बीमारी होती है उस बीमारी का पता लगाना। ठीक है, दिव्यांगता या बीमारी का पता लगाना क्या कहलाता है? पता लगाना क्या कहलाता है? शीघ्र पहचान कहलाता है। और शीघ्र पहचान करने के बाद में, ठीक है, इसका दूसरा नाम अगर हम मूल्यांकन की स्थिति में देखें तो इसको निदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? निदान बोलते हैं। निदान क्या होता है? एक तरीके से जांच होती है, आपकी जांच रिपोर्ट। ठीक है ना, उसको निदान बोलते हैं। तो शीघ्र पहचान किसे कहेंगे? बीमारी का पता लगाना, ठीक है ना, समय से पूर्व बीमारी का या दिव्यांगता का पता लगाने की अवस्था जो कि क्रांतिकाल कहलाती है, जन्म से 5 वर्ष के अंतर्गत होती है, उसे शीघ्र पहचान बोला जाता है। ठीक है, शीघ्र पहचान में सहयोगी होते हैं, वो होते हैं हमारे सबसे पहले परिवार। ठीक है, परिवार में अभिभावक, फिर समाज, समाज के बाद में आपका विद्यालय आ जाएगा, विद्यालय के बाद में आपका आ जाएगा, विद्यालय आ गया, अस्पताल आ गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि जिनसे हमें शीघ्र पहचान करने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है ना। हाँ, अब हम बात करते हैं हस्तक्षेपण की। तो हस्तक्षेपण जैसे कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है, हस्तक्षेपण का मतलब होता है कि हमें जो बीमारी मिली है, हमें जो निदान मिला है, उस निदान का क्या करना? उपचार करना। मतलब बच्चे का जैसे हमें पता चला कि 1 वर्ष में ही उसकी तबीयत का पता चल गया, तो हम क्या है, उस बच्चे का जो इलाज है उस इलाज को बहुत ही बारीकी तरीके से हम कराएंगे। तो एक तरीके से हस्तक्षेप का मतलब होता है इलाज करवाना, मतलब जो शीघ्र पहचान में जो कमी मिली है उस कमी की पूरी करना, कमी की पूर्ति करना क्या कहलाता है? आपका हस्तक्षेपण कहलाता है। ठीक है, हस्तक्षेपण जैसे कि आपका जो एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, मैं अभी बताऊंगा उसको, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 उसको आने दो, तब उसमें विस्तार से और समझा दूंगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, और जैसे ही आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसकी क्या भूमिका रहती है ये आपको पता है कि सबसे पहले बीमारी का पता लगा करके बच्चे को स्वस्थ, जिससे कि वो आगे अपना जो जीवन है वो अच्छे से व्यतीत कर सके। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की हम चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका,
स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट। ठीक है, तो स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट की बात करें तो स्क्रीनिंग का हिंदी अर्थ होता है छटनी करना। क्या? छटनी करना। असेसमेंट का मतलब होता है आकलन। क्या होता है? आकलन। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की, मतलब दिव्यांगता के परिचय की, पेपर नंबर। तो हम इसमें दिव्यांगता की छटनी कैसे करेंगे? एक्चुअल में आपको पता है कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, ये आपका साइकोलॉजी का सिद्धांत है। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में प्रत्येक तरीके के बच्चे होते हैं, लेकिन उनको आईक्यू के, उनकी क्षमता के, उनकी योग्यता के, उनके कौशल, स्किल के द्वारा उनको क्लास से अलग अलग किया जाता है। उनको क्लास के जो वर्ग बनाए जाते हैं ए बी सी डी के, जैसे मान के चलो इस सबसे ठीक बच्चा इसमें, उससे कमजोर इसमें, उससे कमजोर इसमें, तो उसमें उनको छटनी करने के बाद में उनको उसी तरीके की शिक्षा दी जाती है। और यदि ज्यादा अगर गंभीर प्रवृत्ति का बच्चा होता है तो उसे फिर केयर ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। केयर ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है स्क्रीनिंग के बाद में। स्क्रीनिंग से यही है कि बच्चे का पता चलता है कि बच्चा किस कैटेगरी का है, किस स्तर का है, किस एज का है। ठीक है, तो उसे इनके अकॉर्डिंग पहचाना जाता है। तो पहचान करने का मतलब ही स्क्रीनिंग होता है। अब हम बात करते हैं असेसमेंट की। ठीक है, असेसमेंट में क्या होता है कि बच्चे का जो लेवल होता है उस लेवल की हम चर्चा करते हैं। जैसे मान के चलो, ठीक है, असेसमेंट हमारे वैसे तो अगर मूल्यांकन की दृष्टि से देखे जाए तो थोड़े अलग होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हम पता करते हैं जैसे बीमारी होती है। ठीक है ना, बीमारी का जो स्तर होता है उस स्तर का पता लगाने को क्या बोलते हैं? हम असेसमेंट बोलते हैं। जैसे क्लास में जब हम जाते हैं पहली बार किसी भी क्लास में, तो हम पहले क्लास में क्या जांचते हैं कि बच्चे को एबीसीडी आती है सॉरी, क्लास के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि इन बच्चों को क्या आता है। तो हम क्या है पूछते हैं प्रश्न, बच्चे उत्तर देते हैं। तो उत्तर देने के बाद में हमें उसका आंसर पता चलता है कि बच्चों को लगभग इस स्तर तक आता है कि बच्चों को अब नॉर्मल वो हिंदी पढ़ लेता है, अब हमें मात्रा वाली हिंदी पढ़ानी है, या फिर अब हमें जो इंग्लिश पढ़ानी है। तो हम क्या करते हैं उसी स्तर से फिर बच्चों को आगे पढ़ाते हैं। तो वो पढ़ाने से पूर्व की जो जांच होती है आपकी उसको बोलते हैं आकलन। ठीक है, आकलन भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एफए, एक होता है एसए, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट को बोलते हैं आपका सतत मूल्यांकन, और समेटिव असेसमेंट को बोलते हैं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो समेटिव जो अब फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो आपका सतत मूल्यांकन होता है, ये क्या होता है? क्लास के अंतर्गत बच्चे अगर कोई गलती करते हैं तो उसे साथ के साथ सुधार दिया जाए, तो वो सतत मूल्यांकन होता है। ठीक है, और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? सत्र के एंड में जब हमें मार्कशीट मिलती है, एग्जाम देने जाते हैं लास्ट में, तो ओवरऑल पूरी साल का जो मार्क्स हमें मिलता है उसे व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, समेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ कंप्लीट होता है। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जब तक शेयर कीजिए जब तक किसी भी ऐसे बच्चे के पास ना पहुंचे कि जिससे उसे इस वीडियो को प्राप्त करने के बाद में कुछ फायदा हो। तो ऐसे बच्चों के पास जरूर पहुंचाए वीडियो को कि जिन बच्चों को थोड़े से भी थोड़ा सा फायदा पहुंचे। तो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये सब आप लोगों का परिवार है, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप सबका जो परिवार है लगभग अभी पोजीशन पकड़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी यह है कि आप लोग परिवार के साथ साथ में बच्चों को कुछ ऐसा कंटेंट प्रदान हो, इसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से मैं पहले 20 की चर्चा कर लेता हूं। और क्वेश्चन नंबर 20 था हमारा, ठीक है, वो था हमारा शीघ्र पहचान के मॉडल। शीघ्र पहचान के मॉडल, शायद यही प्रश्न था।
शीघ्र पहचान के मॉडल। ठीक है, तो शीघ्र पहचान के मॉडल की हम चर्चा करेंगे। तो पहले मैंने शीघ्र पहचान बता दिया आपको कि बच्चे की जल्दी से जल्दी ये पता लगाना कि किस कारण से उसमें दिव्यांगता है या नहीं है। दिव्यांगता हो तो फिर उसका हस्तक्षेप करते हैं, उसमें बीमारी का पता लगा करके उसका इलाज करवाते हैं। और अगर उसका पहचान करने के जो मॉडल होते हैं वो मॉडल कौन कौन से, तो मॉडल मुख्यतः 3 होते हैं। कौन सा? ग्रह आधारित, एक दूसरा होता है आपका केंद्रीय आधारित, और एक होता है आपका तीसरा अस्पताल आधारित। अस्पताल आधारित, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए आपको। शीघ्र पहचान के मॉडल 3 होते हैं। अब ये 3 मॉडल किस तरीके से वर्क करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कोई बच्चा ऐसा होता है शीघ्र पहचान करने के बाद में कि एक तो शीघ्र पहचान करते समय बच्चे के जो जानकारी चाहिए होती है वो हम घर पे जाके ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम ऐसा करते हैं कि उन बच्चों को जब हम घर पे जाते हैं तो घर पे उनकी जो छोटी मोटी समस्या होती हैं, उनकी जो एक्सरसाइज होती है, उनकी जो थेरेपी होती है, उनको घर वालों को बता देते हैं, तो घर वाले भी उनकी हेल्प करते हैं। तो उनको आने जाने की समस्या नहीं होती है। ठीक है ना, और वो बच्चे क्या है घर पर ही अपना इलाज ठीक से करवा लेते हैं, जांच करवा लेते हैं, जिससे उनको भौतिक सुविधाओं का लाभ हो जाता है। अगर हम बात करें केंद्रीय आधारित, तो केंद्रीय आधारित में क्या है, बच्चे को सेंटर पे लाना होता है। उनको आने जाने में समस्या होती है, टाइम का थोड़ा बहुत जो है मैनेजमेंट बिगड़ता है। तो इस तरीके से अगर बच्चों को वहां लाएंगे, लेकिन वहां केंद्र पर लाने का फायदा यह है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीन होती है, उन मशीनों के द्वारा बच्चों की जांच की जा सकती है, जिससे उनका बीमारी का प्रॉपर पता लगा सकते हैं। घर पे हम सभी मशीनों को नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो जो बड़ी बीमारियां होती है, बड़ी तरीके से जांच करने के लिए अगर हमें जरूरत है, तो यहाँ पे केंद्रीय आधारित मॉडल होता है, वो बहुत जरूरी होता है। आगे बात करते हैं हम अस्पताल आधारित। तो अस्पताल आधारित जो शीघ्र पहचान का मॉडल होता है वो ये होता है कि अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म से लेकर के सारी उसकी जानकारी रहती है। उसके बाद में भी बच्चे की जो प्रत्येक अंग की जांच होती है वो हॉस्पिटल में आसानी से हो सकती है। ठीक है, तो हॉस्पिटल ले जाकर भी बच्चे का क्या हो सकता है, शीघ्र पहचान हम करा सकते हैं, जिससे उसका जल्दी से जल्दी बीमारी का पता लग करके और उसे लाभ मिल सके। आगे हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन क्रमांक 20। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 20, और क्वेश्चन क्रमांक 20 है आपका RPWD एक्ट 2016। ठीक है, 2016, और एक है आपका NEP 2020। जैसे कि आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने दिव्यांगता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा एक कदम उठाया। उन्होंने कहा है कि बच्चों को समावेशी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। इस पर इन्होंने बहुत विशेष जोर दिया है। ठीक है ना, दिव्यांग बच्चों का जो वातावरण होता है समावेशी में सब कुछ आ जाता है। जैसे मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, समेकित शिक्षा क्या होती है, ठीक है, और विशेष शिक्षा क्या होती है, और एक आपकी जो सामान्य शिक्षा क्या होती है। तो इन चारों पर एक छोटी सी वीडियो लेके आऊंगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार ये है क्या। ठीक है, तो हम बात करते हैं NEP 2020 की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बताया गया कि दिव्यांग बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करते हुए उनको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत उन्हें सामान्य बच्चों के साथ साथ बैठ करके पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे वो बच्चे अपने एक दूसरे को हीन भावना की नजर से ना देखें। क्योंकि जब हम स्पेशल बच्चों को अलग पढ़ाते हैं तो वो समझते हैं कि हमारा क्लास का स्टैंडर्ड ही अलग है, हम पता नहीं कहाँ रहते हैं। जब उनको सामान्य बच्चों के साथ बैठा के पढ़ाते हैं तो उन्हें लगता है कि ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दिव्यांग बच्चे जब सामान्य बच्चों के साथ रहते हैं तो वो क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसके बाद में उन्हें सीखने को मिलता है, एक दूसरे की हेल्प भी कर देते हैं। तो इस तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए क्या है, NEP ने जोर दिया। अब RPWD एक्ट जो कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट अधिनियम, ठीक है, 2016 के अंतर्गत ये रखा गया कि पहले जैसे एक एक्ट था PWD एक्ट था 1995, इसके अनुसार डिसेबिलिटियों को 7 भागों में बांटा गया था, लेकिन दिव्यांगताओं का स्तर 7 भागों में पूर्ण रूप से नहीं हो रहा था। तो उसके लिए फिर
जो सभी जो क्षेत्र हैं उनमें आरक्षण के लिए, उनको सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो गवर्नमेंट की योजना है उनका लाभ उठाने में उनको समस्या आ रही थी, तो उसके लिए फिर एक अधिनियम बना आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। इसके अंतर्गत जो दिव्यांगता को 21 प्रकार से वर्गीकृत कर दिया गया, ठीक है। और इसमें सभी छोटी से छोटी बीमारियां जैसे तेजाब से हमला हो गया, ठीक है ना, आपका स्वलीनता हो गया, ठीक है, स्वलीनता, ठीक है, HI, MR, MI, ठीक है, VI, LV, तेजाब हमला, ठीक है, और रक्त विकार, ठीक है, जिसमें तुम्हारा एक होता है बौनापन, ठीक है, और एक होता है आपका पोलियो, CP। इस तरीके से इन्होंने लगभग 21 प्रकार की डिसेबिलिटियों को इसके अंतर्गत रखा, जिसमें सारी जो दिव्यांगताएं होती हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये होता है आपका पार्ट नंबर 6 यहाँ पे पूरा, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग ने ये वीडियो लास्ट तक देखी होगी, और उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें जिससे कि बच्चों तक जानकारी पहुंच पाए, ठीक है। और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप बार बार कमेंट नहीं करोगे मुझे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन क्लास ले रहा है, कौन क्लास नहीं ले रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और मैं जो लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका आंसर आप लोग जरूर दें। हल्के में बिल्कुल ना रहे, एक एक नंबर के प्रश्न ही आपको फेल पास कराने से बचाते हैं। इसीलिए ध्यान रखें, सतर्क रहें इस चीज को लेकर के कि आप लोगों को ही ये सब ध्यान में रखना है। तो आज के लिए प्रश्न है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, और प्रश्न है आपका आज का, कोई आपके लिए क्वेश्चन है, कोई 2 राष्ट्रीय शैक्षिक दिव्यांगता के क्षेत्र में, दिव्यांगता के क्षेत्र की कोई 2 राष्ट्रीय शैक्षिक दिव्यांगता के क्षेत्र की संस्थानों के नाम लिखो, ठीक है ना। आपका प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान जो दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत हो, ठीक है ना, नेशनल लेवल की, किसी 2 के नाम लिखने हैं। तो आप लोगों का लास्ट तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का मुझे जो प्यार मिल रहा है मैं उसके लिए आपसे धन्यवाद कहूंगा। और आप लोग लास्ट में जाते जाते कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट छोड़ के जाएं, जिससे कि मेरे अंदर एनर्जी आए और मैं आपको और अच्छा से अच्छे कंटेंट दे पाऊं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि सबसे पहले जो आपका जो नोटिस है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। आप सभी को फिर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू।